नमस्कार मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको गुड इवनिंग और नमस्कार, सभी को राम राम। मेरे दोस्तों, सभी आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे कि एग्जाम भी निकट भविष्य में आने वाला है। तनाव मुक्त होकर अध्ययन करें और अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर, शक्ति अर्जित कर और अपने जीवन को और राष्ट्र के जीवन को, भारत को महाशक्ति बनाएं। तो चलते हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं, आज शीत युद्ध पार्ट सेकंड देखेंगे। हमने शीत युद्ध के बारे में पिछली क्लास में कुछ नॉलेज ली थी। तो मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या है, कि ये वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं और दो सैनिक संगठनों के मध्य वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं मेरे यार दोस्तों। फिर हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति की चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था आंद्रे फोंटेन व हाल जैसे विद्वान कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई, लेकिन अधिकांश विद्वान कहते हैं कि 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से जो चर्चिल का अमेरिका में दिया गया था, उससे शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। और अधिकांश विद्वानों का मत ही सत्य है। और लेकिन मैंने कहा, भारतीय होने के नाते आप मध्यम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शीत युद्ध की जो प्रारंभिक पहल है वो बोल्शेविक क्रांति में हुई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से सुनी। तो ये बात तो मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि वास्तव में शीत युद्ध को जॉन फोस्टर डलेस जो हैं वो ब्रिंकमैनशिप और कगारवाद के रूप में परिभाषित करते हैं। मैंने ये भी बताया था, कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूचा ने किया था। इसकी स्पष्ट व्याख्या फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने की थी। ये सारी बातें डिस्कशन करने के बाद फिर मैंने आपको शीत युद्ध की अवस्थाओं के बारे में भी बताया था, कम से कम नाम तो बताए थे। तो साथियों, मैंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी और हम आज उन पर ही चर्चा करेंगे, शीत युद्ध की अवस्थाओं पर। तो आइए सेकंड पार्ट में चर्चा करते हैं, शीत युद्ध की अवस्थाएं। तो दोस्तों, हंसमुख होकर पढ़ना शुरू कीजिए, शीत युद्ध की अवस्थाएं। तो शीत युद्ध की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, मैं दोबारा से एक बार जल्दी से लिख देता हूं, आपको भी कुछ याद हो जाएगा। पहली है परंपरागत शीत युद्ध की अवस्था। ये चली थी बेसिकली 46 से 55। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, 46 से 55। दूसरा था जो बेसिकली जो अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, ये 55 से 62। तीसरा जो अवस्था आई थी वो बेसिकली देतान तनाव शिथिल्य की अवस्था थी, देतान तनाव शिथिल्य। दूसरा नाम हिंदी में तनाव शिथिल्य, अंग्रेजी में कहते हैं देतांत। अंग्रेजी ये बनती है स्पेलिंग डी इंटेंटे, ठीक है ना, बोलते क्या है देतांत, तनाव शिथिल्य। ये 62 से 71। फिर चौथी अवस्था बनी थी नव शीत युद्ध। ये बेसिकली चला था 71 से 84। फिर चला था नव शीत युद्ध के बाद देतांत सेकेंड या शीत युद्ध का अवसान, शीत युद्ध का अवसान। और ये चला था 84 से 91। फिर उसके बाद दो अवस्थाएं शीत युद्धोत्तर काल की हैं। शीत युद्धोत्तर काल क्या होता है वो भी आप समझना, शीत युद्ध के बाद का काल। तो शीत युद्धोत्तर काल की में भी दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, 91 के बाद। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है शीत युद्धोत्तर काल व शीत युद्ध, तो इस काल में भी शीत युद्ध दिखाई दे रहा है 91 के बाद। 91 के बाद दो अवस्थाएं हम चर्चा करते हैं, आर्थिक शीत युद्ध। छठे नंबर का जो है आर्थिक शीत युद्ध, ये कब से कब चला था मेरे दोस्तों, 91 से 2000। और लास्ट जो बचा है आपको ध्यान रखना है, 7वां नंबर आर्थिक, वैचारिक व सैनिक शीत युद्ध। तीनों लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला ये 2000 से अब तक देखने को मिल रहा है। तो हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और अच्छे से इसको हल करना है। कहानी है, कहानी को कहानी की तरह ही समझा जा सकता है मेरे दोस्तों, इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं परंपरागत शीत युद्ध पर। 46 से 55 तक क्या स्थिति थी वो देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मैंने बताया था आपको, फुलटन भाषण के साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध, वैचारिक द्वंद्व की शुरुआत हो गई थी। इस पहला जो शीत युद्ध का काल है 46 से 55, इस काल में परंपरागत शीत युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें सैनिक शीत युद्ध भी था और वैचारिक भी था। तो देखते हैं साथियों,
तो आइए मेरे दोस्तों, तो अब देखते हैं परंपरागत शीत युद्ध। अब पहले मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप जितना गहन तरीके से जानेंगे उतना अच्छा आप करेंगे। इसका काल क्या है? 46 से 55, ये ध्यान में रखना है। तो आइए अब देखते हैं परंपरागत शीत युद्ध में क्या था, कि वास्तव में सैनिक द्वंद्व भी था और साथ में वैचारिक द्वंद्व भी था। इस काल में दोनों प्रकार का द्वंद्व दोनों महाशक्तियों के मध्य देखा गया, ये देखना है। वैचारिक द्वंद्व भी, अब पहले हम चर्चा करते हैं सैनिक द्वंद्व के बारे में, थोड़ा देखते हैं, फिर हम वैचारिक द्वंद्व के बारे में देखेंगे। तो चलिए सब दोस्तों, तो सैनिक द्वंद्व के बारे में पहले देखते हैं। सैनिक द्वंद्व में पहले देखेंगे हम यूएसए द्वारा संचालित सैनिक गतिविधियां। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। अमेरिका कहें, यूएसए कहें, संयुक्त राज्य अमेरिका कहें, अमेरिका द्वारा संचालित सैनिक गतिविधियां। आप जानते हैं कि अमेरिका ने वास्तव में 3 प्रकार की सैनिक गतिविधियां संचालित की थी। वो तीनों का नाम आपको ध्यान भी होगा मेरे दोस्तों। पहला है नेटो, दूसरा है सीटो, तीसरा है सेंटो। तो ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों। मैं पेन बदल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आए। पहला उसने क्या बनाया था? नेटो। दूसरा उसने क्या किया था? सीटो। सैनिक संगठन है तीनों के तीनों अमेरिका द्वारा बने हुए हैं। तीसरा है सेंटो, जिसे बेसिकली पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था बगदाद पैक्ट। मैं लिख लिख के भी बताऊंगा, लेकिन तनाव नहीं लेना है, ठीक है। और सोवियत संघ ने क्या किया था वो भी मैं बता देता हूं। सोवियत संघ का एक ही संगठन था, यूएसएसआर द्वारा संचालित सैनिक गतिविधियां। अब मैंने यूएसएसआर का पूरा नाम आपको बता रखा है, ठीक है ना? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो द्वारा संचालित सैनिक गतिविधियां। तो इसमें एक ही मेन गतिविधि है सैनिक में, तो वो आपको ध्यान रखना है, वारसा। ये 1955 में बनाया था वारसा पैक्ट। तो ये समझौता किया था, ये सोवियत संघ का सैनिक संगठन था। 1991 में बेसिकली इसका विघटन हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले सोवियत संघ के हम 3 संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, नेटो के बारे में, और वार्सा सीटो के बारे में, और सेंटो के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं नेटो के बारे में। मेरे दोस्तों, जानते हैं कि नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इस संगठन का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1949 को हुई थी। स्थापना के समय इसमें 12 राष्ट्र थे। इसका मेन उद्देश्य था साम्यवाद का विरोध करना। तो ये आपको ध्यान से देखना होगा। तो नेटो के बारे में सबसे पहले मैं पेज बदलते हुए आपको बताता हूं, तो आप आराम से नेटो के बारे में पढ़ेंगे। क्या है नेटो का पूरा नाम? ध्यान से लिखते हुए जोश के साथ, पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह अमेरिका का सैनिक संगठन था, अमेरिका द्वारा स्थापित सैनिक संगठन है। जिसकी स्थापना 4 मार्च 1949 को हुई थी। कितने मार्च? 4 मार्च 1949। अब डेट ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अब क्या एग्जाम में पूछेगा मुझे भी नहीं मालूम है। 4 मार्च 1949 को हुई थी, यह बात ध्यान रखना। स्थापना के समय इसमें 12 राष्ट्र थे। स्थापना के समय कितने राष्ट्र थे? 12।
तो ये बात छोटी छोटी ध्यान रखना है कि स्थापना के समय राष्ट्र कितने थे? 12 राष्ट्र थे। वर्तमान में कितने हैं? 30 राष्ट्र हैं। तो चलते हैं, वर्तमान में 30 राष्ट्र हैं। ये बात आप अगर आपको समझ आ गई होगी तो इसमें से काफी क्वेश्चन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में है। स्थापना के समय इसका उद्देश्य था साम्यवाद का विरोध करना। और वर्तमान में उद्देश्य क्या है? वर्तमान में उद्देश्य है अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित करना। साथियों, एक एक लाइन को ध्यान में रखना है। और कई लोग बच्चे क्या कर रहे हैं कि बस कल पढ़ेंगे, तो वो चल रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ नहीं होता दोस्तों। नेटवर्क प्रॉब्लम आती होगी छोटी मोटी, लेकिन आप जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। जितना होता है, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा, आपको तनाव नहीं लेना है। बस जितना हो सकता है कोशिश कर लीजिए आप। अच्छा है, जितना टाइम यूटिलाइज हो जाए वो बेस्ट है। ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। वर्तमान में उद्देश्य है अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना, अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्व को बनाए रखना। इसी के माध्यम से अमेरिका कहीं ना कहीं विभिन्न देशों में सैनिक हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नीति को क्रियान्वित करता है। इसी के माध्यम से अमेरिका अपनी नई विश्व व्यवस्था की नीति को क्रियान्वित कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं ऊपर लिख देता हूं। कुछ बच्चे कहते थे कि वास्तव में, तो लो, नेटो के माध्यम से अमेरिका निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। तो ध्यान रखना है। पहला, ये उद्देश्य क्या प्राप्त कर रहा है अमेरिका? अमेरिका पहला उद्देश्य प्राप्त कर रहा है अपनी नई विश्व व्यवस्था के लक्ष्यों। भाई, नई विश्व व्यवस्था की घोषणा आप जानते हैं किसने की थी? सीनियर जॉर्ज बुश ने की थी, जिसमें कहा था कि अमेरिका दुनिया में न्याय की स्थापना करेगा, सैनिक हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, की नीति को नेटो के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। दूसरा, वास्तव में यूरोपीय संघ को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि यूरोपीय संघ जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को आर्थिक प्रतियोगिता दे रहा है, तो उसको कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि नेटो में यूरोप के राष्ट्र भी सम्मिलित हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो साथियों, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और ये सारे क्वेश्चन जो भी बनेगा आपको पूरा लय के साथ, दिमाग के साथ करना है। तो मेरे दोस्तों, आपको नेटो समझ आया? नेटो का जो है वो पूरी बातें आपको समझ भी आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब साथियों, हम आगे आते हैं, अगली वीडियो को देखते हैं, अगली बात को देखते हैं। नेटो के बाद अगला जो संगठन है वो सीटो है। तो सीटो के बारे में दूसरा चर्चा करते हैं। सीटो दूसरा सैनिक संगठन जो अमेरिका का है था शीत युद्ध काल में, वो था सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या था? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ये बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा सैनिक संगठन कौन सा है? सीटो। तो सैनिक जो गतिविधि दूसरी थी वो कौन सी है? अमेरिका की सीटो। तो वास्तव में इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। इसका उद्देश्य था पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रभाव को, यानी कि सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। साम्यवाद का मतलब है यूएसएसआर के प्रभाव को रोकना, किसी भी प्रकार से रोकना उसका मेन उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 54 में। तो ये तो ध्यान में रखना। अब साथियों छोटी छोटी बातें और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, सीटों के बारे में, ठीक है ना। इसका विघटन 1977 में हुआ था। विघटन कब हुआ था? 1977 में। और इसमें 8 राष्ट्र थे। विघटन कब हुआ? विघटन यानी कि समाप्त कब हुआ है संगठन? 1977 में। और इसमें 8 राष्ट्र सम्मिलित थे। कितने सम्मिलित थे? 8। इसमें 8 राष्ट्र सम्मिलित थे। 8 राष्ट्र सम्मिलित थे। कौन कौन से 8 राष्ट्र थे वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी गड़बड़ नहीं करना है। तो यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखना है। फ्रांस, पाक, क्या क्या थे? यूके, यूएसए, फ्रांस, ये 3 तो बड़ी महाशक्तियां, ठीक है। फिर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर नापाक पाक यानी कि पाकिस्तान भी शामिल था इसमें। फिलीपींस और थाईलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान। आपको दिक्कत आए तो नंबरिंग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है मेरे दोस्तों। ये 8 राष्ट्र थे, इनका नाम भी ध्यान रखना है। यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाक। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। 8 सदस्य थे इसमें शामिल। तो ये बात जब क्लियर हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों बाकी नहीं रहेगा। तो सीटो क्या था? अमेरिका द्वारा स्थापित सैनिक संगठन था जिसका मूल उद्देश्य था कि पूर्वी एशिया में साम्यवाद का अवरोधन करना। अब अवरोधन शब्द आता है, प्रभाव शब्द नहीं आता। तो थोड़ा पॉलिटिकल की, आईआर की लैंग्वेज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 54 में, विघटन 77 में, और इसमें 8 राष्ट्र सम्मिलित थे, इतना ध्यान रख लेना। एक अगला है कि सेंटो, सेंट्रो को भी ध्यान रखते हैं। तीसरा जो सैनिक संगठन था अमेरिका द्वारा स्थापित वो था सेंटो। इसका पूर्ण नाम बगदाद पैक्ट था। क्या था पूर्ण नाम? बगदाद पैक्ट। वास्तव में ये 55 में बना था। कब बना था? 55 में। लेकिन 58 में इसमें से इराक निकल गया तो उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? सेंटो। तो ध्यान रखना है, इसका मूल नाम बगदाद पैक्ट था। मैं पेन बदल के लिख देता हूं, इसका मूल नाम बगदाद पैक्ट था। इसकी स्थापना 55 में हुई थी। परंतु 1958 में इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो कर दिया गया। भाई इराक बाद में निकल गया, क्या कर दिया फिर? सेंटो। अब इसमें क्या है? 5 ही राष्ट्र सम्मिलित थे, ठीक है ना। कितने राष्ट्र सम्मिलित थे? 5। ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और यूके। कौन कौन सम्मिलित थे? मैं पेन बदल के लिख देता हूं, आपको तनाव नहीं हो। इसमें मूलतः 5 राष्ट्र सम्मिलित थे। इसमें 5 थे, इराक तो बाद में निकल गया तो 4 ही बचे।
तो देखो दोस्तों, पहला क्या है? ईरान, इराक, तुर्की, यूके और नापाक पाक, पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो दोनों में शामिल था, सीटों में भी और सेंटों में भी, ठीक है ना। अब इसका विघटन कब हुआ? इसका विघटन 79 में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं, विघटन कब हुआ यानी कि संगठन समाप्त कब हुआ? नेटो ही नहीं हुआ, बाकी दो संगठन समाप्त हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें जब आपको पता चलेंगी तो आप अच्छे से मेरे दोस्तों कर सकते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप अच्छे से वर्क करेंगे तो आपका अच्छा सा पूरा सॉल्यूशन भी निकलेगा। अब सोवियत संघ ने क्या सैनिक गतिविधियां की वो भी आपको पता रहनी चाहिए कि सोवियत संघ ने क्या सैनिक गतिविधियां की। तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था 1955 में, जिसमें मेनली 15 राष्ट्र सम्मिलित थे। और ये पैक्ट क्या है कि वास्तव में 1991 में समाप्त हो गया था वार्सा। तो अब ध्यान रखना है, यूएसएसआर द्वारा संचालित सैनिक गतिविधियां, संचालित सैनिक गतिविधि, तो कोई बात नहीं, मैं सारी बता देता हूं। वो भी मैं बता देता हूँ, छोटी मोटी और भी हैं वो भी बता देंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, ठीक है ना। वो भी आपको मैं बता देता हूँ, आप तनाव ना लेंगे तो वो भी ध्यान रखना है। तो चलिए मैं सारी बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसने बर्लिन की नाकेबंदी की थी 1948 में। यूएसएसआर ने पश्चिम बर्लिन की नाकेबंदी की। एक पहला नाकेबंदी करके सैनिक नाकेबंदी कर दी, यानी कि वहां पर अमेरिकी जहाजों को रोक दिया सैनिकों ने। पहला तो ये सैनिक कार्रवाई। दूसरा, 1949 में ही यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया। तीसरा, उसका जो मैन है, 1955 में सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट बनाया। जो 1991 में समाप्त हो गया। जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये सैनिक संगठन भी समाप्त हो गया। इसमें 15 राष्ट्र सम्मिलित थे। कितने थे? 15। तो मेरे दोस्तों ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो आपको दिक्कत नहीं आनी है। तो सोवियत संघ ने चलाई थी, तो यानी कि सैनिक शीत युद्ध भी चरम पर था इस काल में, ये आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। उस काल को आप समझने के लिए आप सीधा कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय राजनीतिक द्वंद था, सैनिक द्वंद था। किसी भी तरीके से दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लालायित थी और 24 घंटे इस बात में प्रयासरत रहती थी किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। क्योंकि सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे स्टालिन इस समय। स्टालिन एकदम पूंजीवाद विरोधी थे, उन्होंने हर प्रकार की नीति ऐसी अपनाई थी कि सोवियत संघ अमेरिका को नीचा दिखाया जाए। अमेरिका भी बदले में सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। तो ये साथियों आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं वैचारिक द्वंद दोनों महाशक्तियों में पहले काल में 46 से 55 में वैचारिक द्वंद। तो अब आइए मेरे दोस्तों, अब वैचारिक द्वंद पर चर्चा करते हैं। परंपरागत शीत युद्ध काल में वैचारिक द्वंद, पहला वाला जो है अवस्था 46 से 55 वाली, इसमें वैचारिक द्वंद क्या क्या है वो भी देखते हैं। दोस्तों अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप अच्छे से समझने की कोशिश करनी है मेरे दोस्तों। तो वैचारिक द्वंद में क्या है कि बेसिकली विचारधारा का प्रभाव, यानी कि वो चाहता था अमेरिका कि उसकी
पूंजीवादी विचारधारा प्रभावी रहे और साम्यवादी विचारधारा नीचे दिख जाए। इसी प्रकार से सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवाद का झंडा बुलंद हो और पूंजीवाद नीचे झुक जाए। तो ये जो स्थिति थी तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों देखो क्या क्या नीतियां अपनाई वैचारिक द्वंद की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। एक तरफ लिखते हैं हम यूएसए द्वारा संचालित गतिविधियां और एक तरफ लिखते हैं यूएसएसआर द्वारा संचालित गतिविधियां। तो चलो दोस्तों लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, यूएसए द्वारा संचालित गतिविधियां। क्लियर है, यूएसए ने क्या क्या चलाया, ठीक है ना। दूसरी तरफ लिखते हैं यूएसएसआर द्वारा संचालित गतिविधियां। ये दो गतिविधियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलो पहले यूएसए की देखते हैं। यूएसए ने पहले चलाया था ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में। क्या चलाया था, ट्रूमैन सिद्धांत। मैं पेन भी बदल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो पहला गतिविधि उसने चलाई ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन थ्योरी चलाया 47 में। इसके तहत तुर्की यूनान को आर्थिक सहायता दी साम्यवाद के अवरोधन के लिए। तुर्की यूनान को आर्थिक सहायता दी ताकि तुर्की यूनान में साम्यवाद का प्रभाव ना आए। कहते हैं ये मुनरो सिद्धांत का विस्तार है। यह है मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत 1823 में चला था। 1823 का विस्तार है। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा, आप तनाव नहीं लेंगे। मुनरो सिद्धांत के तहत लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता दी गई थी 1823 में। तो ऐसा माना जाता है ट्रूमैन सिद्धांत मुनरो सिद्धांत का विस्तार है। दोनों बातें ध्यान रखनी है। ट्रूमैन सिद्धांत में तुर्की और यूनान को आर्थिक सहायता दी गई ताकि साम्यवाद का प्रभाव ना आए। दूसरा ये मुनरो सिद्धांत का विस्तार है। सिंपली ये सहायता दोस्तों आप जानते हैं, आपके मामा जी आते हैं, मान लीजिए आपके दो मामा हैं, एक मामा आते हैं तो आपको 500 रुपए भेज देते हैं ताकि दूसरे मामा का प्रभाव कम हो जाए। दूसरा मामा जी आते हैं तो आपको 1100 रुपए दे जाते हैं ताकि पहले वाले का प्रभाव कम हो जाए। वही नीति यहां पर चल रही थी। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत के तहत तुर्की यूनान को आर्थिक सहायता दी गई। तो इसे माना जाता है मुनरो सिद्धांत का विस्तार है, क्योंकि मुनरो सिद्धांत के तहत लैटिन अमेरिकी देशों को अमेरिका ने 1823 में सहायता दे दी थी। उसके बाद दूसरा प्लान जो अमेरिका ने चलाया था वो था मार्शल प्लान। तो उसके बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको तनाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है मार्शल प्लान 1948। इसके अंतर्गत 6 पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई। सबसे अधिक सहायता यूके को मिली थी। ये भी ध्यान रख लेना, सहायता किसको मिली थी, यूके को। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके अंतर्गत 6 पश्चिमी यूरोपीय देशों को सहायता मिली ताकि साम्यवाद को पश्चिमी यूरोप में प्रभाव को रोका जा सके। सबसे अधिक सहायता जो है वो यूके को मिली थी। किसको मिली थी, यूके को। मैं बार बार बोल रहा हूं, उन शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम आते हैं कि भाई यूएसएसआर ने क्या चलाया, वो भी आपको हम बता देते हैं। तो इसने यूएसएसआर ने क्या है, यूएसएसआर ने मेनली इसने भी पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक आर्थिक वैचारिक नीतियां चलाई थी। सबसे पहले तो चलाया था मोलोतोव प्लान। क्या चलाया था, मोलोतोव प्लान।
तो मोलोतोव प्लान देखते हैं। तो यूएसएसआर द्वारा संचालित गतिविधियों में पहला क्या है? यूएसएसआर द्वारा संचालित। मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो। वैचारिक गतिविधियों में पहला मोलोतोव प्लान। अब आपसे पूछेगा मोलोतोव प्लान किसने चलाया था, क्यों चलाया था? ये 1947 में चलाया था यूएसएसआर द्वारा, पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के लिए। प्रभाव को रोकने के लिए। साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता देगी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मोलोतोव प्लान किसने चलाया था? यूएसएसआर ने चलाया था। इसका मेन उद्देश्य था कहीं ना कहीं साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता देकर पूंजीवाद के प्रभाव को कम करना, कि इनमें पूंजीवाद का प्रभाव ना आए। दूसरा आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या काम किया था, वो भी आपको पता रहना चाहिए। फ्लोट सिस्टम चलाया था स्टालिन ने। कौन सा चलाया था? फ्लोट सिस्टम। इसका उद्देश्य था तकनीकी बुद्धिजीवियों को यूएसएसआर में लाना। इसके तहत तकनीकी बुद्धिजीवियों को कहां लाना? यूएसएसआर में, ताकि वो किसी तेज तकनीकी प्रगति हो सके और पूंजीवाद का तकनीकी रूप से मुकाबला हो सके। तो ये मेनली फ्लोट सिस्टम भी स्टालिन महोदय ने चलाया था। तीसरा इसमें जो है वो है सीएमईए, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। इसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में कोमेकॉन भी कह देते हैं। इसका मेन उद्देश्य था साम्यवादी देशों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना। 1949 में स्थापित। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्यवादी देशों को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करना था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मेन उद्देश्य ये था। कई बार इसे शॉर्ट फॉर्म में कोमेकॉन भी कह देते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरा नाम है काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, परस्पर आर्थिक साहित्यिक परिषद। इसका विघटन कब हुआ था? विघटन हुआ था 1991 में। ये भी आपको ध्यान रख सकते हो, 1991 में ये समाप्त हो गया था। सीएमई कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1991 में विघटन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। कुछ बच्चे कहेंगे दिखता नहीं है इसका विघटन, लो मैं यहां भी लिख देता हूं, 1991 में हुआ था इसका विघटन। कब हुआ था? 1991। अब तो दिख रहा है साहब। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं साथियों, और छोटी सी बातें और भी हम नोट कर लेते हैं। एक मास्को प्लान भी चलाया गया था 50 में यूएसएसआर द्वारा। क्या चलाया गया था? मास्को प्लान। इसका भी उद्देश्य पूंजीवाद के प्रभाव को कम करना।
पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के लिए साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता देना। तो साथियों, इस काल में पूरा वैचारिक और सैनिक द्वंद्व यहाँ विद्यमान था। एक दूसरे के विरोधी प्रचार की नीति भी अपनाना लाजमी था। तो वास्तव में कह सकते हैं कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप, कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप, कगारवाद मैंने बताया था पंजा लड़ाने की स्थिति, विरोधी को नीचा दिखाने के लिए पूरी शक्ति लगाना, कगारवाद और ब्रिंक मेकार्थिज्म, दोनों लक्षण यहां देखने को मिलते हैं। मेकार्थिज्म में क्या है? विरोधी प्रचार, के नीतियां उच्च स्तर पर क्रियान्वित थी। इसका प्रभाव कम होना कब शुरू हुआ? 1953 में जैसे स्टालिन की मृत्यु हुई तो परंपरागत शीत युद्ध के प्रभाव में भी कमी आई। तो साथियों, जो मैन संचालित करने वाला जब प्रभावी नेता होता है उसकी मृत्यु को कगार हो जाता है, मृत्यु के शिकार हो जाता है, तो उसके बाद उसके प्रभाव में भी कमी आना लाजमी था। तो 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद इसके प्रभाव में कमी होने लगी। के बाद प्रभाव में क्या है? कमी। तो ये साथियों आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टालिन जो थे मेन नायक, आप जानते हैं कि नेहरू जी से भी नहीं मिले थे। नेहरू जी से भी स्टालिन ने साफ कहा था पहले साम्यवाद अपनाओ फिर मुझसे मिलने आना। तो साथियों, इस प्रकार से जब तक स्टालिन रहा परंपरागत शीत युद्ध उच्च स्तर पर विद्यमान था। ब्रिंकमैनशिप, मेकार्थिज्म जैसे लक्षण तो आप पूरे शीत युद्ध काल में देखे जा सकते हैं कि सोवियत संघ अमेरिका को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था और अमेरिका सोवियत संघ को। इस प्रकार से ये जो परंपरागत शीत युद्ध था इसमें द्वंद्व की स्थिति उच्च स्तर पर देखी जा सकती है, जो 46 से 55 तक चला था। लेकिन जैसे ही 55 में कहते हैं कि खुश्चेव का निर्वाचन हुआ सोवियत संघ में, और वैसे ही परंपरागत शीत युद्ध किसमें बदल गया? अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था में बदल गया। तो दूसरी अवस्था में पहुंच गया। तो अब हम दूसरी अवस्था पर भी चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए अब सेकंड अवस्था पर चर्चा करते हैं, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। 1955 से 62। अब अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था की मेन विशेषता क्या है वो मैं बता देता हूं। हालांकि मैंने पहले भी मार्टिन कैप्लान में आपको बताई थी। मैंने बताया था कि कैप्लान जो अपना 6 सूत्रीय मॉडल को बाद में 4 सूत्रीय में परिवर्तित करते हैं, उसमें एक प्रमुख प्रतिमान बताते हैं अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, जिसमें मैंने बताया था आपको। वो कहते हैं इसमें दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ता प्रारंभ हो जाती है और शीत युद्ध के तनाव में कमी आ जाती है। तो वास्तव में कैप्लान भी इसकी चर्चा करते हैं, मोर्टन कैप्लान। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मोर्टन कैप्लान के शब्दों में मैं नाम लिख देता हूं। इस अवस्था में दोनों महाशक्तियों में वार्ता प्रारंभ होती है और शीत युद्ध के तनाव में कमी आती है। शीत युद्ध के तनाव में क्या आती है? कमी।
टेंशन कम हो जाती है, संघर्ष कम हो जाता है, क्योंकि जब वार्ता प्रारंभ होगी तो दोस्तों स्वाभाविक है कि तनाव में भी कमी आएगी। तो इस काल की प्रमुख घटनाएं क्या हैं, अब वो भी हम चर्चा करेंगे। मैं एक एक घटना आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। बस दोस्तों आप मन से याद करेंगे तो निश्चित रूप से यहीं पर याद हो जाएगा। हमारा इंटेंशन बाद में याद करने का नहीं, अभी याद करने का है। तो इस काल की प्रमुख घटनाएं हैं, इस काल की प्रमुख घटनाएं हैं, देखिए 1 2 3 4 करके। सबसे पहला है खुश्चेव का निर्वाचन। तो चलिए पहले इसमें घटना देखते हैं, खुश्चेव का निर्वाचन। 1955। कहते हैं यूएसएसआर की 20वें सम्मेलन में खुश्चेव को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। खुश्चेव उदार प्रकृति के थे, इसलिए उन्होंने वार्ता पर बल दिया, अमेरिका से वार्ता पर बल दिया। तो बस जैसे खुश्चेव का निर्वाचन हुआ, वैसे ही स्पष्ट हो गया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव में कमी आएगी। साथियों, जैसे नेतृत्व बदलता है, नेतृत्व के साथ स्पष्ट हो जाता है कि तनाव बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे सिंपल है, ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप थे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति, तो पता लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध को भी जन्म दे सकते हैं। अब बाइडेन शांत प्रकृति के हैं। अब आपको दिखा रहा है, अगर यूक्रेन संकट अभी हुआ था 22 में, अब यूक्रेन संकट के समय अगर ट्रंप राष्ट्रपति रहते तो शायद तीसरे विश्व युद्ध का जन्म हो जाता। क्योंकि साथियों, व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो स्पष्ट हो जाता था कि उदार नीति अपनाएंगे। अब मोदी जी हैं तो है कि संघर्ष की नीति भी अपनाएंगे। तो व्यक्तित्व कैसा है, प्रभाव कितना है, ये बातें भी बहुत कुछ डिपेंड करती हैं। तो खुश्चेव जो थे वो उदार प्रकृति के थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका से वार्ता पर बल दिया। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कैंप डेविड वार्ता। तो इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, इस काल की दूसरी घटना, कैंप डेविड वार्ता। एक्चुअली कैंप डेविड एक जगह का नाम है अमेरिका के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सितंबर 1959 को खुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा कर और अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ वार्ता की। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे। इससे शीत युद्ध के तनाव में कमी आई। अब साथियों, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि
बेसिकली इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों छोटी-छोटी घटनाएँ आपको सारी स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप कहीं न कहीं अपना काम कर पाएँगे, अपना विकास कर पाएँगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैंप डेविड वार्ता जो थी वो कहीं न कहीं सफलतापूर्वक आयोजित की गई। तो कहीं न कहीं दोनों महाशक्तियों में वार्ता हुई और दोनों ने कहा कि हम आगे वार्ता को जारी रखेंगे और कहा कि ऐसी अगली वार्ता हम पेरिस में करेंगे। तो वास्तव में जो है पेरिस में ऐसी वार्ता रखने की बात की गई। कैसी वार्ता? ये दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ता की अगली कहा गया कि अगली वार्ता पेरिस में करेंगे। लेकिन पेरिस में वार्ता होती उससे पहले एक घटना घटित हो गई जिससे जो ये वार्ता में जो सौहार्द बना था, प्रेम बना था 1 मिनट में टूट गया। वो घटना क्या थी? वो घटना थी U2 कांड। कौन सा कांड? U2 कांड। इस कैंप डेविड वार्ता से जो अमेरिका और सोवियत संघ में कुछ तनाव में कमी आई, कुछ कहीं ना कहीं जो प्रेम सौहार्द कुछ बना, वो एक ही घटना ने तोड़ दिया। वो घटना थी U2 कांड। अब हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों U2 कांड की। अब तीसरा इस काल की जो घटना है प्रमुख, वो है U2 कांड। तो देखिए दोस्तों U2 कांड क्या है वो भी मैं बता देता हूं। 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U2 सोवियत संघ में जासूसी करते पकड़ा गया। सोवियत संघ ने उसे ध्वस्त कर दिया और सोवियत संघ ने साफ कहा कि वास्तव में हम तो मित्रता का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन जासूसी करके अमेरिका ने बता दिया कि वो कहीं ना कहीं विश्वासघात है। वो मुंह में राम बगल में छुरी की नीति अपनाता है। तो बेसिकली यहां से वापस तनाव की स्थिति विद्यमान हो गई। तो अब देखिए दोस्तों क्या है U2 कांड। 1 मई 1960 को अमेरिकी जासूसी विमान USSR में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। जिसे सोवियत संघ ने ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने शीत युद्ध के तनाव में वृद्धि की। तो इससे वापिस तनाव प्रारंभ हो गया। दोस्तों ये घटना एक ऐसी है कि इससे वापस तनाव हो गया। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि एक पति पत्नी हैं, दोनों में थोड़ा सा तनाव आ गया, मतभेद आ गया, पत्नी मायके चली गई हैं। तो ये मान लीजिए दोनों महाशक्ति रहते हैं। वैसे भी कहते हैं कि घर में जो पत्नी का स्टेटस रहता है वो USA के समान रहता है और पति का स्टेटस सोवियत संघ के समान रहता है। वैचारिक द्वंद तो चलता ही रहता है। तो वैचारिक द्वंद में पत्नी मान लीजिए मायके चली जाती हैं। उसके बाद जो पति है वो वार्ता के लिए जाते हैं। वार्ता को हम नाम दे सकते हैं आप कैंप डेविड वार्ता। वो वार्ता करते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा फिर मिलेंगे और वार्ता करेंगे। भाई ठीक है, उस वार्ता का होने वाली वार्ता का नाम दे देते हैं पेरिस वार्ता जो होगी। लेकिन बीच में क्या होता है, एक जासूस होता है जो वास्तव में पति की जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। पति उसकी पिटाई करके वापस भेज देता है और उसके बाद क्या होगा अगली वार्ता में आप समझदार हैं। सीधा है वो पेरिस वार्ता ही है। वो देखते हैं पेरिस वार्ता में अब क्या होता है U2 कांड के बाद। देखिए दोस्तों पेरिस वार्ता आयोजित हुई थी 16 मई 1960 को। मात्र 15 दिन बाद U2 कांड के। अभी गुस्सा सोवियत संघ का शांत भी नहीं हुआ था, तभी ये वार्ता आयोजित की गई। और उस समय पेरिस में गए तो थे सोवियत संघ के नेता खुश्चेव, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं किसी भी रूप में अपना जो दर्जा है, अपना स्टेटस है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहां तक स्थिति आ गई थी जिस बिल्डिंग में वार्ता थी, दोनों महाशक्तियों की कार, दोनों राष्ट्रपतियों की कार 1 सेकंड देखकर समान समय पर अंदर भेजी गई। समान गेट से दोनों महाशक्तियों के जो नेता थे समान समय पर एक हॉल के अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुश्चेव की ओर हाथ बढ़ाया तो
खुश्चेव ने साफ जवाब दिया, हम गद्दारों से बात नहीं करते। तो सिंपल है, वार्ता विफल रही और वापिस तनाव के बादल मंडराने लगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वापिस तनाव बढ़ गया। तो ये पेरिस वार्ता थी। तो पेरिस वार्ता विफल रही। क्योंकि खुश्चेव ने, सो यूएसएसआर के नेता खुश्चेव ने स्पष्ट कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को सो यूएसएसआर आने की आवश्यकता नहीं है और उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होगा पति पत्नी के बीच में, वो भी आपके सामने स्पष्ट है पेरिस वार्ता से। वही पति बोलेगा, मिलेगा तो सही लेकिन साफ बोलेगा, अब तुम्हें मायके में ही रहो, अब हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव के बादल मंडराने लगे थे। तो पेरिस वार्ता के बाद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तनाव की ओर बढ़ती गई और उसका ही अगला परिणाम था क्यूबा संकट। पेरिस वार्ता की विफलता ने ही किसको जन्म दिया? क्यूबा संकट। अब हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों क्यूबा संकट पर। तो आप शांति के साथ बैठे रहें और क्यूबा संकट पर अब चर्चा करेंगे, क्यूबा क्राइसिस। अब मैं छोटी-छोटी बातें बताऊंगा, इसमें डेट भी ध्यान रखना है, लेकिन इंटरेस्ट लेके मेरे दोस्तों पढ़ेंगे। कहानी है, कहानी को कहानी के तरीके से समझा जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों। लेकिन आप लोग पता नहीं इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, आपको शायद कुछ गानों में, सॉन्ग में ज़्यादा आनंद आता होगा, लेकिन साथियों ये भी अद्भुत कहानियाँ हैं। अगर इनको जानेंगे, ना केवल आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, अपितु आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार भी बनेंगे और एक भारत को महाशक्ति बनाने में भी आपका योगदान बढ़ जाएगा। आप एक राष्ट्रवादी, सच्चे राष्ट्रभक्त भी बन जाएंगे। तो देखिए साथियों, क्यूबा संकट क्या है, मैं बताता हूं। आप जानते हैं ये अमेरिका है, इसके पास ये कैरिबियन क्षेत्र है, यहीं पर छोटा सा एक देश है क्यूबा। इस क्यूबा में 1958 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। 1958-59 में साम्यवादी क्रांति हुई थी और फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता थे। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई थी। चे गवेवारा का आपने नाम सुना होगा, वो भी फिदेल कास्त्रो के दोस्त थे, जो बेसिकली नव मार्क्सवादी भी थे। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना हुई। अब जैसे ही साम्यवाद की स्थापना हुई तो सोवियत संघ के रिश्ते इसके साथ बढ़ने लगे। भाई ये भी साम्यवादी था, सोवियत संघ भी साम्यवाद था, तो वास्तव में सोवियत संघ ने इसके साथ संबंध बढ़ाना शुरू कर दिए। और पेरिस वार्ता की विफलता के बाद, विशेषकर जब से पेरिस वार्ता की विफलता आई, तो सोवियत संघ ने यहाँ पर मिसाइलें लगाना शुरू कर दिया। तो 1960 के बाद, 1960 से यूएसएसआर ने यहाँ मिसाइलें लगाना शुरू कर दिया, मिसाइल स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे ही सोवियत संघ ने यहाँ मिसाइलें लगाना शुरू किया, तो अमेरिका ने भी बेसिकली क्यूबा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने क्यूबा को नियंत्रित करने के लिए 1961 में ही कि ग्वाटेमाला में एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी, जिसे इतिहास में पिग्स खाड़ी की घटना कहते हैं। तो सोवियत संघ, अमेरिका ने क्या किया, तो ये भी मैं पेन बदल के लिख देता हूं दोस्तों, आपको टेंशन ना हो। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा को नियंत्रित करने के लिए
ग्वाटेमाला एक देश का नाम है। ग्वाटेमाला में एक सैनिक टुकड़ी भेजी, जिसे इतिहास में पिग्स खाड़ी की घटना कहते हैं। इसके बाद भी सोवियत संघ कहीं न कहीं चुप नहीं रहा। सोवियत संघ ने निरंतर क्यूबा में मिसाइलों की स्थापित करने का क्रम जारी रखा। सोवियत संघ ने जब मिसाइलों का स्थापित करने का क्रम जारी रखा, तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति आपको जानते हैं कि 60 में ही बदल चुके थे, चुनाव हो जाते हैं और 61 में नए राष्ट्रपति बन गए थे केनेडी। तो केनेडी थे उस समय राष्ट्रपति 62 में, तो उन्होंने इसे अमेरिकी संप्रभुता पर हमला माना और 22 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ के जहाजों को क्यूबा में प्रवेश करने से रोक दिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने 22 अक्टूबर 1962 को यूएसएसआर के जहाजों को क्यूबा में प्रवेश पर रोक दिया। रोक कर चेतावनी दी, या तो जहाज वापस ले जाओ या तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। या तो जहाज वापस ले जाओ, मिसाइल हटाओ, मिसाइल हटाओ, या तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बस इसी के साथ क्यूबा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी के साथ क्यूबा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो साथियों, क्यूबा क्रांति कब हुई थी? 58-59 में हुई थी, जहां साम्यवाद की क्यूबा में स्थापना हुई। क्यूबा संकट कब आया? 22 अक्टूबर 1962 को। ये ध्यान रखना कि जब सोवियत संघ के जहाजों को अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने चेतावनी देते हुए रोक दिया कि मिसाइल हटाओ, जहाज वापस ले जाओ या तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तीसरे विश्व युद्ध का इस समय मतलब था परमाणु युद्ध होना। परमाणु युद्ध का मतलब था पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मानवता का ह्रास होना। इसलिए पूरी मानव जाति इस समय तनाव युक्त हो गई थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी तनाव वाले हो गए थे। जो उस समय नेम के नेता थे नेहरू जी, और कहीं ना कहीं उत्थान थे यूएनओ के महासचिव। वो दोनों महाशक्तियों के नेता से बार बार वार्ता करते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप युद्ध को रोक दो, ऐसे तनाव को कम कर दो, वार्ता पर आ जाओ और युद्ध की स्थिति को बिल्कुल जन्म नहीं देना है। तो इसलिए दोनों से बार बार वार्ता के लिए दबाव डाल रहे थे। तो इस समय पूरा मानव जाति, पूरा विश्व कहीं ना कहीं संकट में था, कहीं विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। तो ऐसी स्थिति थी। जैसे सिंपल है कि पहले कहा जाता था कि गब्बर आ जाएगा, बच्चा सो जाओ। तो इस समय ये कहने जन लगा बच्चे के डर के मारे, तो माता हर कहती थी बच्चा सो जा, नहीं तो परमाणु बम गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति, भय उत्पन्न हो गया था पूरे विश्व मानव जाति के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली इसका हल कैसे निकला, वो सिंपल सा आपको जानने के लिए मैं बताता हूं कि 26 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने अपने जहाज वापस हटा लिए थे। अब ये जहाज वापस क्यों हटाए, इसको लेकर दो तर्क दिए जाते हैं। मैं दोनों तर्कों पर चर्चा कर देता हूं। 26 अक्टूबर 1962 को यूएसएसआर ने अपने जहाज वापस हटा लिए।
इसी के साथ क्यूबा संकट समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। अब ये जहाज वापस क्यों उठाए सोवियत संघ ने, इसको लेकर विद्वान दो तर्क देते हैं। पहला तर्क देते हैं कि खुश्चेव ने उदारवादिता का परिचय दिया और जहाज वापस उठा लिए। पहला तर्क क्या दिया जाता है वो आपको समझना है। पहला तर्क, दो तर्क हैं। पहला तर्क है खुश्चेव ने उदारवादिता का परिचय दिया। भाई उसने उदार नीति अपनाई और कहीं ना कहीं हटा लिया। ये तर्क ही अधिक मान्य है। लेकिन दूसरे तर्क की भी चर्चा की जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कैनेडी के छोटे भाई और खुश्चेव के मध्य तुर्की संबंधी गुप्त समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि वह तुर्की से मिसाइलें हटा लेगा, आप क्यूबा से मिसाइलें हटा लो। दूसरा तर्क भी है। दूसरा तर्क क्या है वो भी आप समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। दूसरा तर्क है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी के छोटे भाई और खुश्चेव के मध्य तुर्की संबंधी गुप्त समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि अगर यूएसएसआर क्यूबा से मिसाइलें हटाता है तो वह तुर्की से मिसाइलें हटा लेगा। तुर्की सोवियत संघ के निकट था। आप जानते हैं तुर्की की जो सीमा है वो सोवियत संघ के निकट है कि तो वह तुर्की से मिसाइलें हटा लेगा। लेकिन दोस्तों ये अनऑफिशियल कहीं ना कहीं समझौता हुआ होगा। ज्यादातर विद्वान पहले मत को ही मानते हैं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं दूसरी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसकी चर्चा की गई है। लेकिन पहला तर्क अधिक मान्य है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो साथियों, तो ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। और साथ में मैं छोटा सा और बता देता हूं, इस क्यूबा संकट के बाद नेम के प्रभाव में वृद्धि देखी गई और साथ में अगली अवस्था भी आ गई। कौन सी आई? तो नेक्स्ट आई देतांत। क्योंकि इसका के बाद दोनों महाशक्तियों में अनाक्रमण समझौता हुआ। अनाक्रमण समझौते के साथ ही नेम के प्रभाव में वृद्धि देखी गई और परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रभाव में वृद्धि देखी गई। वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपसे मेरे दोस्तों विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।